हेलो गाइस, राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था का सीरीज चला रहे थे उसी का नेक्स्ट वीडियो है। तो आज हम लोग बैंकिंग के ऊपर बात करेंगे, जो अर्थव्यवस्था के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन एक ना एक फंसता ही रहता है। तो ये वीडियो जो है व्यापम CGPSC और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार पूरा देखिएगा वीडियो को, इसके बाद ही डिसाइड करिएगा समझ में आया कि नहीं, क्योंकि 1-2 मिनट में कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टूटेजा का बुक से है पूरा हूबहू। तो देखिए, बैंकिंग में हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमारे जो देश में बैंक का स्टार्ट कैसे हुआ था। तो सबसे पहले जो है ना वो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुआ था। ठीक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुआ था। एक ऐसा था, तो यूरोपीय पैटर्न का बैंक था यूरोपीय पैटर्न का, ठीक, और भारत में स्थापित पहला बैंक था। तो यूरोप वालों ने इसको यहाँ लगवाया था, और ऊपर से यहाँ भारतीयों को कोई वो नहीं था इसमें योगदान, ये यूरोपियों द्वारा था, बस भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक था। तो इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक, दूसरी बात 1981 में, ठीक, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना किया गया। और ये जो अवध कमर्शियल बैंक था ना, इसमें भारतीयों द्वारा, इसमें देखो ये वर्ड याद रखें, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि 1958 में बंद हो गया। तो भारतीयों द्वारा संचालित ये बैंक, भारतीयों का बैंक नहीं है, भारतीयों द्वारा संचालित है। ऊपर वाला में क्या था, सिर्फ भारत में स्थापित था, यूरोपियों का था और यूरोपियों द्वारा ही संचालित भी था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1894 में क्या है, नेशनल पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक बोलते हैं जिसको, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, ये पहला पूर्ण स्वदेशी जो आज तक संचालित है, पूर्ण स्वदेशी था। इसमें भारतीय के द्वारा था और भारत द्वारा ही संचालित भी किया जा रहा था। तो पूर्ण स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए ये तीनों बैंक महत्वपूर्ण है, एक सीक्वेंस में याद रखिएगा। भारतीयों द्वारा, ये यूरोपीय था। ठीक, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अवध कमर्शियल बैंक और बैंक पंजाब नेशनल बैंक, इनको शॉर्टकट में आप बाप करके याद रख सकते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ए से अवध कमर्शियल बैंक और पी से पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, अब आते हैं अभी के हिसाब से 1921। ठीक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसको कि अभी मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। 3 पॉइंट याद रखिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसको बोलते थे, स्टेट बैंक को बोलते थे, और स्टेट बैंक को बोलते थे। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। और ये शासकीय बैंक है, और शासकीय बैंक होने के नाते ये सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। शासकीय सबसे बड़ा व्यापार, यदि ये शासकीय में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है और देश का भी सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो निजी में कौन है, तो ICICI बैंक जो है वो निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है भारत में। ठीक, इसके बाद इस बीच का कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं हम लोग 1935 में क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। ठीक, RBI का, और उसका क्या है 1949 में उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये बार बार राष्ट्रीयकरण शब्द आ रहा है, राष्ट्रीयकरण क्या होता है, तो ऐसे बैंक जो अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहे हैं और निजी हैं, ठीक, निजी हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो उन बैंकों को क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है वो उनको एक मान्यता प्राप्त, मतलब मान्यता दे देती है। ठीक, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकृत, और उसको सरकारी में शामिल कर लेते हैं, सरकारी में। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो रिजर्व बैंक है, जो राष्ट्रीयकरण जो होता है, और राष्ट्रीयकरण में क्या होता है, पहले निजी स्वामित्व में होता है, फिर बाद में उसको क्या है गवर्नमेंट अपने स्वामित्व में ले लेता है। ठीक, सरकार, उसका जो स्वामित्व है वो सरकार के हाथों में चले जाता है। ठीक, सरकार के हाथों में ले लेती है, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। ठीक, तो 1949 में क्या हो गया, RBI का भी राष्ट्रीयकरण हो गया, यहाँ पर RBI भी राष्ट्रीयकरण हो गया। इसके बाद 1955 में क्या है, इंपीरियल बैंक का तो हो ही गया था राष्ट्रीयकरण। 1969 महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका क्या हुआ था तो 19 जुलाई 1969 को
देखिए 9 है सब, 19 जुलाई 1969। 14 बड़े जो बैंक थे, 14 बड़े जो बैंक हैं उनका क्या है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है। और ये राष्ट्रीयकरण किन बैंकों का हुआ था, तो जिनका राशि जो है 50 करोड़ रुपए से अधिक था, ठीक। तो जिनकी जमा राशि जो है 50 करोड़ से अधिक था उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। 1969 में ही लीड बैंक, अग्रणी बैंक भी बोलते हैं इसको, ये भी लागू हुआ था रिजर्व बैंक द्वारा ना, ये योजना लीड बैंक योजना लागू किया गया था, ठीक। इसके बाद देखिएगा तो 1975 में क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ, ठीक। और 1980 में क्या है, 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से कर दिया गया। तो 15 अप्रैल 1980 में क्या था कि 200 करोड़ से अधिक जो जमा राशि रखते थे उनको राष्ट्रीयकृत किया गया। तो बड़ा बड़ा जो राष्ट्रीयकरण की घटना हुआ है 2 बार किए हैं, 1969 में और दूसरा क्या है 1980 में। तो ये दोनों को याद रखिएगा, एक बार 50 करोड़, एक बार 200 करोड़, ठीक। 19 जुलाई 1969 और 15 अप्रैल 1980, और उससे पहले 1949 और 1955 में, ठीक। इसके बाद समिति आई थी जो कि बैंकिंग के क्षेत्र को सुधार के लिए क्या क्या सुधार करना चाहिए करके, तो उसमें जो है वो देखा जाए तो समिति में पहला था 1991 में नरसिम्हन राव, ठीक, नरसिम्हन राव। फिर 1998 फिर पुनः नरसिम्हन राव। फिर 2008 में रघु राम राजन समिति, ठीक। तो ये आई थी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो जानने वाला जो बातें हैं वो है कि ठीक, तो इसमें हम लोग को जानने वाली ये बात है कि 1982 में, तो 1982 में कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक आया, वो उसका नाम क्या था, नाबार्ड, ठीक, नाबार्ड नाम था। तो कृषि ये क्या काम करता है, नाबार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, कृषि और कुटीर उद्योग। तो कृषि और कुटीर उद्योग के क्षेत्र में क्या है, आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक, और उनकी मदद करना। तो ये था नाबार्ड का। दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्या है, 1975 में क्या हुआ, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा का विस्तार करना, ठीक, बैंकिंग सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक। ये जो एक मुख्य पॉइंट ये याद रखिएगा कि एसबीआई के अंतर्गत आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक। अभी जो वर्तमान में है वो 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो ये याद रखिएगा। भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक का गठन क्या कब हुआ था, 1929 में। इसका पुराना नाम क्या है, भूमि बंधक बैंक है। इनका काम क्या है, कृषि संबंधी ऋण देना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक हैं वो कृषि और कृषि संबंधी ऋण के लिए है और लघु कुटीर उद्योग के लिए, ठीक। अब आता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक में क्या होता है, तो भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तर पर कर दिया गया है, ठीक। पहला, राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अपेक्स बैंक बोलते हैं, अपेक्स बैंक या राज्य सहकारी बैंक, ठीक। जिला स्तर पे होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कहते हैं, ठीक। और सबसे निचले स्तर पे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक सहकारी बैंक। ये ग्रामीण से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। थोड़ा थोड़ा इसको बता देता हूँ मैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो 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 अपेक्स बैंक होता है वो आरबीआई से, ठीक, आरबीआई से पैसा लेके वो किसको देता है, तो जो जिला स्तर पे जो बैंक है उनको देता है, ठीक। जिला स्तर पे जो बैंक है उनको देता है। और वो जिला स्तर के जो बैंक हैं, जिला स्तर के जो बैंक हैं वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग करते हैं कि वहाँ से पूरा जो पैसा है उनको प्राथमिक साख समिति के पास भेजते हैं, ठीक। प्राथमिक साख समिति जो होता है वही संभालती है नीचे का, ठीक। जो कि जो लोग हैं उनसे डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी होता है वो किनका, प्राथमिक साख समिति वालों का होता है। तो ठीक, तो यहाँ पास हम लोग देखें कि
प्राथमिक सहकारी समिति जो है मुख्य रूप से ग्रामीणों के साथ जुड़ी रहती है, वही कारोबार करती है। बाकी ये दोनों सहायता करते हैं और निरीक्षण करते हैं उसके ऊपर, ठीक। इसके बाद आती है अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित जो बैंक हैं वो लोग क्या काम करते हैं, तो देखो अनुसूचित बैंक किसको बोलते हैं, तो वो सभी लोग जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के सेकेंड सूची से क्या है, सम्मिलित है ना, सेकेंड सूची में सम्मिलित है, ठीक। आरबीआई अधिनियम 1934 के सेकेंड सूची में। राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है, तो वह बैंक जो पहले तो निजी स्वामित्व में थे, बाद में सरकार उनको क्या है, समाज हित और राष्ट्र हित के लिए क्या है, अपने हाथों में उसका स्वामित्व ले लिया है, क्योंकि अच्छा प्रॉफिटेबल बैंक होते हैं। गैर निष्पादित संपत्ति, इसको भी बहुत बार पूछा जाता है कि गैर निष्पादित संपत्ति क्या होता है, अनअर्जक संपत्ति क्या होता है, एनपीए बोलते हैं जिसको। तो बैंकों मतलब बैंकों से क्या है, लोग ऋण लेते हैं, नहीं कोई संस्था है या तो कोई लोग है जो ऋण लेता है। ऋण लेने के बाद क्या है कि वे मूलधन और उनका जो ब्याज होता है उसको वापस नहीं करता है। तो भाई बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो कितने समय बाद हम लोग उसको क्या है, गैर निष्पादित संपत्ति घोषित करेंगे। तो यदि वो मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि तक नहीं, एक भी किस्त नहीं पटाता है, तो उसको एनपीए घोषित करना पड़ता है। तो मूलधन या ब्याज ना, उसमें से 90 दिनों तक यदि वो नहीं पटाता है तो एनपीए घोषित कर देंगे, ठीक। गैर निष्पादित संपत्ति, अनअर्जक संपत्ति। इसके बाद हम लोग को आप लोग को बताया था मैं, एसबीआई जो है सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है देश का, ठीक। और आईसीआईसी बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। तो यहाँ पास हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो भारतीय रिजर्व बैंक देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो 1 अप्रैल 1935 में गठन हुई थी, मुंबई में मुख्यालय है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। इसके बाद आप लोग को पता है कि जो है रिजर्व बैंक के बहुत सारे काम होते हैं। तो कार्य देखते हैं मुख्य रूप से क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम है नोट प्रचलन का, ठीक। नोट प्रचलन, तो कौन कौन से नोट का प्रचलन करता है, तो 1 रुपया और जितने भी सिक्के हैं उनको छोड़ के सभी नोटों का प्रचलन यही करता है, ठीक। आरबीआई 1 रुपया और एक सिक्कों को छोड़ के, ठीक। 1 रुपया प्लस सिक्का ना, प्लस सिक्का, जितने भी सिक्के हैं उनको छोड़कर, ठीक। तो 1 रुपया और सिक्का का कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है, ठीक। तो याद रखिएगा, बाकी सभी नोटों का क्या करता है, आरबीआई करता है प्रोडक्शन, ठीक। आरबीआई में देखेंगे तो 1957 में न्यूनतम निधि प्रणाली भी मतलब आया है कि कितना न्यूनतम रखना पड़ता है आरबीआई के पास, या तो स्वर्ण के रूप में रखे या तो हाँ विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए का, कम से कम 200 करोड़ रुपए का उसको रखना पड़ता है। उसमें से 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण होना ही चाहिए, बाकी 85 करोड़ रुपए का आप ऋण पत्र या तो फिर केस रख सकते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सरकारी बैंकर के रूप में, तो जो केंद्र सरकार है उनका क्या है, ये बैंक ही है, बैंकर ही है, वहीं से ऋण वगैरह लेती है, नोट वगैरह छपवाती है, ठीक। फिर है बैंकों का बैंकर और अंतिम ऋणदाता। तो बैंकों का बैंकर हम लोग इस बोलते हैं क्योंकि जितने भी वाणिज्य बैंक हैं वो सभी इन्हीं के पास जमा भी रखते हैं और इन्हीं के पास से क्या है, ऋण भी लेते हैं। तो अंतिम ऋणदाता कौन हुआ, बैंक आरबीआई, ठीक। क्लियरिंग हाउस अग्रिम ऋणदाता, ये भी काम करते हैं वही, ठीक। विदेशी विनिमय को नियंत्रित, तो जो विदेशी से जो डॉलर आता है उसको रुपया में कन्वर्ट करना, रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करना, ये सब काम कौन करता है, यही करता है। मौद्रिक नीति का निर्माण करना और साख नियंत्रण करना, साख मतलब ऋण ही होता है, ठीक। तो मौद्रिक नीति का निर्माण, तो जितने भी हम लोग देखते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ये जो पढ़ेंगे हम लोग, ये सब इनका निर्माण और क्या बोलते हैं इसके बारे में जो नीति बनाने का काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। साख का नियंत्रण कौन करेगा,
तो मतलब ऋण के बारे में भी नियंत्रण कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ठीक। समाधान शोधन के रूप में काम करता है समाशोधन। ठीक। तो सब कुछ निपटारा भी यही करवाता है। आर्थिक वाणिज्यिक व्यवसायिक आंकड़े भी यही प्रकाशित करेगा। ठीक। बैंक से रिलेटेड। केंद्र और राज्य सरकारों को सभी मौद्रिक वित्तीय और आर्थिक मामलों में सलाह देने का काम करता है। ठीक। तो इसको शॉर्टकट में आप लोग कैसे, यदि मेंस के लिए भी तैयार करते हैं या तो प्री के लिए भी, तो कैसे करनी है? जैसे नोट पर चलन 1 रुपया और सभी सिक्कों को छोड़ के। ठीक। सरकारी बैंकर, सरकार के लिए बैंक, और बैंकों का बैंक, और विनिमय रुपया से डॉलर, और मौद्रिक नीति, और क्या है, समाशोधन के कार्य, और आर्थिक वाणिज्य व्यवसाय के प्रकाशन करेगा और सलाह देगा सभी को। ठीक। नेक्स्ट आप लोग याद रखिएगा क्या, तो लेखा जोखा वर्ष। लेखा जोखा वर्ष तो इसको सिंपली याद रखिएगा। भारत सरकार सबसे पहले लेखा जोखा करके देगा, फिर रिजर्व बैंक उसको बाद में उसको अच्छे से लेखा जोखा करेगा। तो ऐसे करके याद रखिएगा। तो देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च किसका होता है? भारत सरकार का। ठीक। रिजर्व बैंक का कब से होगा? 1 जुलाई से 30 जून। ठीक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च सरकार के लिए या अन्य बैंकों के लिए, क्योंकि ये लोग ही जमा करके देते हैं। ठीक। फिर 1 जुलाई से 30 जून तक उसका। इसको शॉर्टकट याद रखने का सिंपल सा तरीका यही है कि 14 क्यों लिखा मैं, तो 1 हो गया और ये 4 अप्रैल का हो गया, चौथा महीना। 14 और यहाँ है क्या, इसको लिखना 17 लिखोगे तो क्या है 1 और ये जुलाई, तो क्या है 14 के बाद ही तो 17 आता है ना। तो पहले क्या है, भारत सरकार, फिर आरबीआई। ठीक। अब आते हैं यहाँ पास हम लोग तो जो रिजर्व बैंक का जो शाख नियंत्रण है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। ठीक। इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोग को मज़ा आएगा। चलिए ठीक है।